इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एफएम गोल्ड चैनल में। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने आपको लोकतंत्र पर चर्चा की थी, तो उसमें से थोड़ा सा लोकतंत्र पर चर्चा करनी हमारी रह गई है पॉलिटी के हिसाब से। दोस्तों, मैंने आपको कल बताया होगा लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, या ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, डेमोस प्लस क्रेसिया। और डेमोस का मतलब होता है दोस्तों लोगों का, और क्रेसिया का मतलब शासन, यानी कि लोगों का शासन। और दोस्तों, लोगों का शासन कैसे होगा? जब दोस्तों लोगों द्वारा शासन का निर्माण किया जाएगा। और जब दोस्तों लोगों द्वारा शासन का निर्माण किया जाता है तो मैंने आपको बताया होगा कि इसमें पावरफुल कौन होता है, यानी शक्तियाँ सबसे ज़्यादा किसकी होती हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि शक्तियाँ सबसे ज़्यादा, गुरुजी, जनता की शक्तियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं। और शासन की शक्तियाँ कैसी होती हैं? तो दोस्तों शासन की शक्तियाँ असीमित होती हैं, यानी कि सीमित शक्तियाँ शासन की होती हैं। और दोस्तों शासन की शक्तियाँ सीमित किसके माध्यम से होती हैं? तो शासन की शक्तियाँ सीमित किसके माध्यम से होती हैं? तो होती हैं संविधान के माध्यम से। किसके माध्यम से दोस्तों? संविधान के माध्यम से। तो संविधान यहाँ क्या करता है? तो संविधान यहाँ शासन के अंगों को 3 भागों में विभाजित कर देता है दोस्तों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मतलब विधायिका तेरे काम ये है, कार्यपालिका तेरा काम ये है, न्यायपालिका तेरा काम ये है। दोस्तों संविधान ने शासन को कुछ अंगों में विभाजित कर दिया। कितने अंगों में? 3 अंगों में विभाजित कर दिया। और दोस्तों जब संविधान शासन को विभाजित कर देता है या पृथक पृथक कर देता है दोस्तों, तो उसे हम बोलते हैं पृथक्करणीयता का नियम या फिर पृथक्करण का नियम। दोस्तों समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो दोस्तों अब मैं आगे बात करूं कि ये जो लोकतंत्र है, ये जो विचार है दोस्तों, लोकतंत्र का विचार, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी, इसका जो विचार है दोस्तों, विचार, इसका विचार दोस्तों यूनान से है। कहां से? यूनान। यानी कि लोकतंत्र का विचार कहां से रहेगा? यूनान से। मतलब सबसे पहले लोकतंत्र यूनान में प्रचलित होगा दोस्तों, सबसे पहले लोकतंत्र यूनान में प्रचलित होगा। दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि यूनान में कैसा लोकतंत्र प्रचलित था। तो दोस्तों यूनान जो था, यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे। यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, और ये जो नगर राज्य थे इनकी जनसंख्या ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। दोस्तों मैं देखता हूँ, एक चित्र बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यूनान या ग्रीक। तो दोस्तों मैं अब इस चित्र बना रहा हूं। इस चित्र के माध्यम से आप लोग अच्छी तरीक़ा से समझ पाएंगे। तो दोस्तों लोकतंत्र का विचार यूनान से लाया गया। मैंने आपको बताया कि यूनान का जो समाज था, यूनान का जो समाज था दोस्तों, वो कुछ छोटे छोटे नगर राज्यों में बटा हुआ था। कैसे? छोटे छोटे नगर राज्य। कैसे थे दोस्तों? नगर राज्यों में बटा हुआ था। जैसे कुछ एथेंस, जैसे मान चले एथेंस और स्पार्टा, एथेंस और स्पार्टा। तो दोस्तों एथेंस जो था, एथेंस में लोकतंत्र प्रचलित था, और स्पार्टा जो था यहाँ पर सैनिक शासन मौजूद था इस समय। तो बात चल रही है हमारी लोकतंत्र, यानी कि लोकतंत्र का विचार यूनान में। और यूनान मतलब मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे नगर राज्यों में बटा हुआ है। इन छोटे छोटे नगर राज्यों की दोस्तों, इन छोटे छोटे नगर राज्यों की जनसंख्या किसी की दोस्तों 5000 थी। ध्यान सुनते रहेगा। किसी की कितनी थी? 5000 थी। किसी की 10,000 थी। किसी की 15,000 थी। किसी की दोस्तों 7,000 थी। किसी की 10,000 थी, और किसी की 11,000 थी। समझ रहे हैं मेरी बात आप दोस्तों? यूनान का समाज कुछ छोटे छोटे नगर राज्यों में बटा हुआ था, और इनकी जनसंख्या कितनी थी? किसी की 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, इस प्रकार से इनकी जनसंख्या हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों इसके कुछ अपवाद भी थे। क्या थे? इसके कुछ अपवाद थे। जैसे महिलाओं को इस पर वोटिंग का अधिकार नहीं था, बुजुर्गों को अधिकार नहीं दिया जाता था, महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाता था, व्यापारियों को अधिकार नहीं दिया जाता था, दासों को अधिकार नहीं दिया जाता था वोटिंग का।
तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इनकी जो जनसंख्या कम थी, इनकी जनसंख्या कैसी थी, कम थी। ये जो कम जनसंख्या थी, इसी के कारण दोस्तों, इसी के कारण ये जो आपस में 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो लोग हैं, ये आपस में क्या बैठे थे, ये आपस में एक जगह बैठते थे दोस्तों। आपस में एक जगह बैठ करके क्या कहते थे, नीति निर्माण का कार्य करते थे दोस्तों। किसका, नीति निर्माण का कार्य करते थे। जब आपस में दोस्तों, जब लोग, मैंने कहा कि जब लोग या जनता स्वयं नीति निर्माण का कार्य करे दोस्तों, जब जनता स्वयं नीति निर्माण का कार्य करे तो उसे हम बोलते हैं क्या, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अरे दोस्तों इतनी बात समझ में आई कि भैया यूनान लोकतंत्र का विचार कहाँ से लाया गया, यूनान यानी ग्रीक से लाया गया। यूनान का जो समाज था वो छोटे छोटे नगर राज्यों बटा हुआ था, और इन छोटे छोटे नगर राज्यों की जनसंख्या कैसी थी, तो इनकी जनसंख्या बहुत कम थी। इनमें कुछ अपवाद मैंने बताया आपको। तो जब ये जनसंख्या कम थी तो लोग एक जगह इकट्ठे होते थे, एक जगह इकट्ठे होकर के कुछ नीति निर्माण का कार्य अपने लिए करते थे। इसीलिए दोस्तों यूनान में उस समय प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित था। कैसा लोकतंत्र प्रचलित था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित था दोस्तों। लेकिन दोस्तों आगे आया आधुनिक समाज, यानी आधुनिक युग सामने आया आगे चल करके, और आधुनिक युग में बड़े बड़े राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई, और इसके चलते जनसंख्या भी बढ़ी। और दोस्तों जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हुआ कि ये सब कुछ संभव नहीं हुआ, ये सब कुछ संभव नहीं हो पाया। अरे दोस्तों मान चलेगा आपके यहाँ की जनसंख्या मान चलो 135 करोड़, 130 से 140 करोड़ है। अब इतने लोग आपस में एक जगह थोड़ी ना बैठ जाएंगे नीति निर्माण कार्य करने के लिए। लेकिन सर ये तो संभव नहीं है, गुरुजी ये तो संभव नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट और लेकर के आए जिसे हम बोलते हैं प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र का। प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र। मैंने कहा दोस्तों जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई आधुनिक काल में तो हम लेकर के आए प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट। और दोस्तों प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र या फिर दोस्तों इसे हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दोस्तों जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी तो हम लोग क्या लेकर के आए, प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट या फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों लोगों द्वारा नीति निर्माण का कार्य करना संभव नहीं था, लेकिन हम लोगों ने अपने प्रतिनिधि चुनने चालू कर दिए। क्या चुनने चालू कर दिए, प्रतिनिधि चुनने चालू कर दिए। और जैसे आप लोग चुनते हैं ना अभी, अरे आप लोग चुनते हैं ना अपने अपने एरिया से, सांसद जी जाते हैं, विधायक जी जाते हैं, तो ये सब लोग कहाँ बैठते हैं भैया, एक संस्था होगी, एक संस्था में जाकर के मान चलिए ये संस्था है, इस संस्था में जाकर के ये सब लोग बैठ रहे हैं, ये जमीन से उठ करके जा रहे हैं, ये सब प्रतिनिधि हैं, ये क्या है, एक संस्था है, इसमें सब में ये बैठे हैं। इनका क्या काम है, इनका काम है नीति निर्माण का कार्य करना। समझ रहे हैं आप दोस्तों। तो इस सब के लिए कहा गया, क्या कहा गया, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि जनता द्वारा नीति निर्माण का कार्य नहीं किया जाएगा, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा या फिर जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उनके द्वारा नीति निर्माण का कार्य किया जाएगा। अरे आ रही है बात समझ में, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों बने रहिएगा क्लास में, मैं आपको ऐसी बारीकियों से रूबरू कराऊंगा दोस्तों जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो इसी के साथ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास या संविधान की पृष्ठभूमि। दोस्तों 1 मिनट का टाइम लूंगा दोस्तों मैं आपका। चलेगा, तो हमारा टॉपिक है
भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, ऐतिहासिक विकास या दोस्तों हिस्टोरिकल डेवलपमेंट historical development of Indian Constitution अरे प्यारे साथियों, मैंने आपको क्या बताया कि हम बात कर रहे हैं कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास या भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्यारे साथियों, इसका मतलब यह है कि जो आज आप लोग जो संविधान देख रहे हैं, बात ध्यान से सुनते रहेगा कि आज आप लोग जो संविधान देख रहे हैं गुरुजी, उसका कैसे कैसे विकास हुआ। मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान एक क्रमिक विकास का परिणाम है दोस्तों। तो इस संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ है, तमाम मैंने आपको बताया कि तमाम कानून थे, तमाम ब्रिटिश के कानून थे हमारे संविधान बनने से पहले। तो प्यारे साथियों, ये जो संविधान का ऐतिहासिक विकास है, इसको दो कालखंडों में हम लोग विभाजित करके पढ़ते हैं। कितने कालखंडों में प्यारे साथियों? दो कालखंडों में हम लोग इसको विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला कहते हैं हम लोग कंपनी का शासन। दोस्तों, किसका शासन प्यारे साथियों? कंपनी का शासन। कंपनी का शासन यानी कि रूल ऑफ कंपनी, रूल ऑफ कंपनी, रूल ऑफ कंपनी। दूसरा हम लोग देखें दोस्तों इसे ताज का शासन, ताज का शासन यानी कि रूल ऑफ क्राउन, रूल ऑफ क्राउन। तो प्यारे मित्रों, ऐतिहासिक विकास को हमने दो कालखंडों में विभाजित कर दिया। पहला कंपनी का शासन, दूसरा ताज का शासन। तो प्यारे साथियों, आपने सुना और देखा, मैंने आपको बताया कि कंपनी का शासन जो है साथियों, इसको हम लोग पढ़ेंगे 1773 से लेकर के, हम लोग संविधान के मेथड से पढ़ते चलेंगे कि 1773 से 1858 तक हम लोग पढ़ेंगे। और ताज के शासन को हम लोग पढ़ेंगे 1858 से शुरुआत करेंगे और प्यारे साथियों 1947 तक हम लोग इसे पढ़ते चलेंगे। अरे हाँ या ना? तो प्यारे मित्रों, आपको ये तो पता चलेगा कि गुरुजी आप पढ़ाने वाले हैं ऐतिहासिक विकास, इसको दो कालखंडों में आपने तोड़ दिया कि गुरुजी एक कंपनी का शासन, दूसरा ताज का शासन या रूल ऑफ क्राउन। अरे हाँ या ना दोस्तों? तो अब देखते हैं 1773 से 1858 मैंने आपको जो बताया कंपनी का शासन हमें पढ़ना है प्यारे साथियों। तो ये जो कंपनी का शासन है, इसमें कौन कौन से गुरुजी कानून आएंगे? अरे हमें ये तो पता चल जाती है गुरुजी 1773 से 1858 आपने बता दिया, लेकिन इसके बीच में कौन कौन से कानून हमें पढ़ने होंगे? अरे तमाम ब्रिटिश कानून थे ना भारत पर, तो हमें वो कौन कौन से पढ़ने हैं गुरुजी? एक बार यदि आप बता देते तो क्या होता गुरुजी, हम तरह नोट्स में लिख लेते, हमें पता चल जाया करते कि गुरुजी कौन सा कानून पढ़ाने वाले हैं, कौन सा चार्टर, कौन सा अधिनियम पढ़ाने वाले हैं गुरुजी, हैं? तो लिख लीजिएगा आप लोग एक बार। चेहरे से मुस्कान नहीं हटनी चाहिए साथियों। होता क्या है कि जब हम लोगों का दिमाग या मुस्कान होती चेहरे पर तो थोड़ा दिमाग ठीक ठाक चलता है, तो वो सब कुछ आपके अंदर होना चाहिए, ज्वाला उत्पन्न होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं तो मुस्काने में ही सब कुछ पूरा टाइम गुजार रहे हैं, तो गुजार रहे हैं, है ना, समय के अनुसार। तो प्यारे साथी 1773 से 1858 के बीच में हम लोगों को क्या क्या देखना है, देखेंगे एक बार। पहले देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट
एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद 1786 का एक्ट। उसके बाद दोस्तों 1793 का एक्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट। उसके बाद दोस्तों 1853 का चार्टर एक्ट। और दोस्तों 1853 के चार्टर एक्ट के बाद भारत में हुई क्या, 1857 की क्रांति। क्या होती है प्यारे साथियों, 1857 की क्रांति होती है। अरे क्या होती है मित्रों, 1857 की क्रांति होती है। इधर देखिएगा, अरे इधर देखो रे, अरे रसगुल्ला, अरे कहाँ देख रहा है, अरे देख कहाँ रहा है रसगुल्ला, यहां ध्यान लगा, अरे बोर्ड पर देख रे, बोर्ड पर देख, अरे इधर देखो, अरे विनोद देख ये क्या हो रहा है, इधर देख तो सही। तो 1773, 1781, 1784, 1786, 1793, 1813, 1833, 1853। उसके बाद दोस्तों 1857 क्रांति होती है। एक बार क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था। अरे अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था दोस्तों, एक बार क्वेश्चन ये पूछा था। तो अंतिम चार्टर एक्ट था हमारा 1853 का चार्टर एक्ट। क्यों, क्योंकि गुरुजी इसके बाद क्या होती है, इसके बाद 1857 क्रांति हो जाती है। उसके बाद सीधे तौर पर महात्मा जाता है ताज का शासन यानी क्राउन का शासन। अरे तो सबसे अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा हुआ, अरे कौन सा हुआ, 1853 का हुआ। अगला गुरुजी 1858 से लेकर के 1947 के बीच में क्या क्या देखना है हमें, तो लिखिएगा प्यारे साथियों। 1858 का एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, 1861 का परिषद अधिनियम। उसके बाद देखेंगे हम लोग दोस्तों 1876 का एक्ट, 1892 का परिषद अधिनियम, 1909 का परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम। और अंत में हम लोग देखेंगे दोस्तों 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। प्यारे साथियों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अरे अब तो पता चल गई रे रसगुल्लो, अरे हाँ है ना। तो क्या बताया मैंने आपको कि गुरुजी हमें ऐसे ऐसे पढ़ना है कि कंपनी के शासन में ये चीजें पढ़नी है और ताज के शासन में गुरुजी इतना इतना पढ़ना है। 1858 गुरुजी, 1861, 1876, 1892, 1909, 1919, 1935, 1947। तो प्यारे मित्रों, नोट्स आप बनाते रहें। होता क्या है कि अगर ये सब चीज़ आपके नोट्स में होंगी तो आपको ये पता चल जाएगा गुरुजी अब कौन सा एक्ट या कौन सा अधिनियम पढ़ाने वाले हैं। अरे बात सही है, तो देखते हैं आप लोग। अब हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, 1773 से। लेकिन दोस्तों 1773 से शुरुआत करने से पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो संविधान है, हमने आपको बताया कि एक क्रमिक विकास का परिणाम है दोस्तों। कि एक क्रमिक विकास गुरुजी कैसे है गुरुजी, हमारे समझ में ना आई जो वाली बात तो है। इधर देखो, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो आप आज जो संविधान देख रहे हैं, वर्तमान में आप जो ये संविधान देख रहे हैं, वो इन्हीं सब चीजों का विस्तार रूप है दोस्तों। प्यारे साथियों, इन्हीं सब चीजों का विस्तार रूप है। मतलब इन्हीं सब चीजों से धीरे 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 रिफॉर्म होते होते वर्तमान संविधान तक हम लोग पहुंचे हैं। गुरुजी कैसा सिद्ध करके दिखाओ, गुरुजी हमें ना पता चल पाई, हमें तो सिद्ध करके दिखाओ गुरुजी कैसे है, कैसे वर्तमान संविधान का ये क्या है, विस्तार रूप है। तो देखें दोस्तों, आप लोग जो 1853 का चार्टर एक्ट देख रहे हैं, 1853 के चार्टर एक्ट से दोस्तों एक संस्था का गठन किया गया, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल दोस्तों, या हम इसे बोलते हैं अखिल भारतीय विधान परिषद। अखिल भारतीय विधान परिषद, विधान परिषद। तो दोस्तों 1853 के चार्टर एक्ट से एक संस्था बनाई गई, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हम बोलते हैं अखिल भारतीय विधान परिषद। तो गुरुजी ये क्या थी, तो साथियों ये जो ब्रिटेन में संसद चला करती थी उस समय, ब्रिटेन में जो संसद चला करती थी उसी का छोटा सा रूप थी।
उसी का छोटा सा रूप थी। इसका मतलब ये क्या हुई, ये गुरुजी मिनी संसद हुई। क्या हुई, छोटी संसद हुई। कैसी है, एक सदनीय है। कैसी है दोस्तों, इस समय ये एक सदनीय है। लेकिन दोस्तों आगे चल कर दोस्तों 1919 में जाकर के यही संस्था दोस्तों द्विसदनीय बना दी गई। क्या बना दी गई, द्विसदनीय बना दी गई। एक का नाम रखा गया विधानसभा, दूसरे का नाम रखा गया दोस्तों राज्य परिषद। क्या रखा गया, राज्य परिषद। और दोस्तों आगे चल करके संविधान लागू होने के बाद यही संस्था क्या बनती है, लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा यही संस्था बनी। अरे तो विकास हुआ ना हुआ, अरे इन सब चीज़ों का विकास हो रहा है नहीं हो रहा है प्यारे साथियों, क्योंकि जी बिल्कुल हो रहा है, आपने तो सिद्ध करके दिखा दिया। और देखो आज आप लोग जो सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं प्यारे साथियों, आप लोग जो सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं प्यारे साथियों, 1935 के भारत शासन अधिनियम से एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई। दोस्तों 1935 के भारत शासन अधिनियम से एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई। और इस समय उसमें एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों वर्तमान संविधान का 124 क्लॉज 1 आर्टिकल भी यही बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 7 अन्य न्यायाधीश होंगे और संसद इन में क्या कर सकती है, बढ़ोतरी कर सकती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जजों को बढ़ाने का अधिकार किसको दिया गया, जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसको दिया गया दोस्तों, संसद को दिया गया। अरे यार ये बात समझ में ना, तो प्यारे साथियों ये बात समझ में आई। गुरुजी सुप्रीम कोर्ट भी देख लिया। अरे दोस्तों आज आप लोग क्या देखते हैं, आज आप लोग मंत्रिमंडल प्रणाली देखते हैं। क्या देखते हैं, मंत्रिमंडलीय प्रणाली देखते हैं दोस्तों, मंत्रिमंडलीय प्रणाली देखते हैं दोस्तों। आप लोग आज देखते हैं कि गुरुजी ये कैबिनेट मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं, उपमंत्री हैं, ये फलाने विभाग के मंत्री हैं, ये स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, ये वित्त विभाग के मंत्री हैं, ये रेलवे विभाग के मंत्री हैं। तो दोस्तों आज आप लोग जो मंत्रालय देख रहे हैं वो 1861 की देन है दोस्तों, 1861 के परिषद अधिनियम की देन है। और दोस्तों ये जो मंत्री होते हैं, ये प्रत्येक मंत्री अपने अपने मंत्रालय के प्रति रेस्पॉन्सिबल भी होता है। अरे होता है नहीं होता है, गुरुजी बिल्कुल होता है। तो प्यारे मित्रों अरे अब तो समझ में आई ना आई कि वर्तमान संविधान का यही विस्तार रूप है। यहीं से चीज़ें रिफॉर्म होते होते कहाँ तक पहुँची हैं, वर्तमान संविधान तक पहुँची हैं प्यारे मित्रों। अब आगे हम लोग देखेंगे कौन सा, 1773 का चार्टर एक्ट। एक मिनट रुकिए दोस्तों। प्यारे मित्रों आप लोग तसल्ली पक्ष बैठे रहें, यहाँ तसल्ली पूर्वक काम किया जाता है। हमारे यहाँ आपको उस प्रकार की नॉलेज दी जाएगी, उस प्रकार की दोस्तों जानकारी दी जाएगी। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर दोस्तों ये जो क्लासेस हमारी चल रही हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी दोस्तों। पूरी संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी कराए जाएंगे। दोस्तों देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को समझने से पहले आपको एक समझना होगा 1726 का चार्टर एक्ट। 1726 का आपको चार्टर समझना होगा दोस्तों। 1726 के चार्टर में क्या प्रावधान था दोस्तों, प्रावधान ये था कि उस समय 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी दोस्तों, बंगाल, मद्रास और बम्बई। दोस्तों मैंने आपको बताया कि उस समय 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी और 1726 से यहाँ क्या किया गया कि ये जो तीनों प्रेसिडेंसियां हैं
ये जो तीनों प्रेसिडेंसियां हैं, इन तीनों प्रेसिडेंसियों पर कानून बनाने का अधिकार इनके गवर्नरों को दे दिया गया। मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए कानून कौन बनाएगा, तो गुरुजी बंगाल का गवर्नर बनाएगा। मद्रास प्रेसिडेंसी कानून कौन बनाएगा, तो मद्रास का गवर्नर बनाएगा। इसके लिए कौन बनाएगा, तो इसका भी गवर्नर बनाएगा। लेकिन यदि आप मुझसे सवाल पूछे गुरुजी 1726 से पहले क्या होता था, तो दोस्तों 1726 से पहले ये जो तीनों प्रेसिडेंसियां हैं, इनके लिए कानून बनाने का अधिकार किसको था, तो सीओडी के लिए था। किसके लिए था, सीओडी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के लिए क्या था, इन तीनों के लिए कानून बनाने का अधिकार था। रुचि ये क्या है, ये है आपने ईस्ट इंडिया कंपनी सुनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी गुरुजी, सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी दोस्तों, सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी। प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी ये कौन, सीओडी। तो 1726 से पहले मुंबई, मद्रास और बंगाल जो प्रेसिडेंसियां हैं, इनके लिए कानून बनाने का अधिकार सीओडी के पास था। लेकिन 1726 के चार्टर एक्ट से क्या किया कि ये जो तीनों प्रेसिडेंसियां हैं, इनके लिए कानून बनाने का अधिकार इनके गवर्नरों को दे दिया गया। अरे हाँ या ना, तो दोस्तों ये वाली बात आपको अभी समझ में आएगी, अभी समझ में आएगी प्यारे साथियों। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे रेगुलेटिंग क्या होता है सर जी, रेगुलेट मतलब क्या, अरे रेगुलेट मतलब क्या होता है दोस्तों, रेगुलेटिंग मतलब विनियमित करना। दोस्तों मान चलेगा कोई यदि व्यवस्था खराब हो जाती है, तो किसी व्यवस्था को संभालने के लिए तो उसे उसमें रेगुलेट करोगे नहीं करोगे उसे। मान चलेगा कोई कॉलेज है या फिर कोई संस्थान है, उसकी कोई भी व्यवस्था खराब हो गई है, तो क्या करोगे उसमें रेगुलेट काम करोगे नहीं करोगे दोस्तों, उसे रेगुलेटिंग करना पड़ेगा हमको, यानी कि उसको विनियमित करना पड़ेगा। जो व्यवस्था थी जो खराब हो गई, जो नियमित व्यवस्था चलती आ रही थी, लेकिन यदि वो खराब हो गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो दोबारा से विनियमित करनी पड़ेगी, दोबारा से सही ढंग से वो व्यवस्था चलानी पड़ेगी आपको। दोस्तों ऐसे ही यहाँ कुछ हुआ, यहाँ क्या हुआ तो प्यारे साथियों समझें आप लोग ध्यान से कि होता क्या है कि सन 1600 में दोस्तों, सन 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में एक कंपनी बनाई गई जिससे कहा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों क्या कहा गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसे कहा गया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसका गठन हुआ कब, 1600 में। दोस्तों जब इसका गठन हुआ तो इसके लिए व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था। कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए दोस्तों, 15 वर्षों के लिए क्या दिया गया, इसे व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था। व्यापारिक एकाधिकार इसको दिया गया था पूर्वी देशों के साथ। दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस 1600 ईस्वी में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई, जिसे पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों के लिए क्या दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। दोस्तों व्यापारिक अधिकार क्या, व्यापारिक एकाधिकार का मतलब होता है कि केवल मैं ही इस काम को कर सकता हूं और कोई भी व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता। मतलब मैं ही केवल राज व्यवस्था पढ़ा सकता हूं और कोई व्यक्ति इस राज व्यवस्था को नहीं पढ़ा सकता। अरे मतलब ये निकल रहा है कि मतलब राज व्यवस्था पर मेरा एकाधिकार हुआ, अरे हाँ या ना। तो दोस्तों व्यापारिक एकाधिकार मतलब केवल इस काम को या इस व्यापार को केवल मैं ही कर सकता हूं, अन्य कोई भी व्यक्ति इस काम को या इस नियम के लिए कोई नहीं पढ़ा सकता, इस काम को कोई नहीं कर सकता। ठीक है भाइयों, क्यों मित्रों, तो जो इसे व्यापारिक एकाधिकार दिया गया दोस्तों, आगे चल करके ये कंपनी 1608 में भारत में भी आई। 1608 में कंपनी भारत में भी आई प्यारे साथियों, अरे आई ना आई। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि इस कंपनी को जो 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था, आगे चल करके दोस्तों 1609 में, कब, 1609 में एक राजा हुआ करते थे जेम्स प्रथम। क्या नाम था उनका, जेम्स प्रथम। तो जेम्स प्रथम के द्वारा इस कंपनी के एकाधिकारों क्या बढ़ा दिया गया, अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया गया प्यारे साथियों, अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया गया कि भैया हमेशा हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी का ही क्या रहेगा, व्यापारिक एकाधिकार रहेगा। ये व्यवस्था कर दी गई। तो दोस्तों ये कंपनी व्यापार करती चली गई, करती गई। उसके बाद दोस्तों इस कंपनी ने सन 1765 से लेकर के 1765 से लेकर 1665 से लेकर के दोस्तों 1772 तक
तो प्यारे साथियों, इस कंपनी ने 1665 से लेकर के 1772 तक इस प्रकार से भारत में लूट मचाई। प्यारे साथियों, किस प्रकार से? इस प्रकार से भारत में लूट मचाई कि जो कृषक हैं, जो कृषि की हालत खराब कर दी गई, कृषकों की हालत खराब कर दी इसने। और दोस्तों, ये जो इसके जो कर्मचारी हुआ करते थे कंपनी के, इस कंपनी के कर्मचारियों ने लोगों से क्या करना शुरू कर दिया? लोगों से उपहार आदि लेने शुरू कर दी दोस्तों, रिश्वत, उपहार आदि लेने शुरू कर दी दोस्तों, घूस जिसे हम लोग कहते हैं, ये सब चीज़ लेनी चालू कर दी। और दोस्तों, कंपनी भी घाटे में जा रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो कर्मचारी थे कंपनी के, वो कंपनी के प्रशासन को छोड़ करके अपने निजी कार्यों में लग गए थे, मतलब अपने निजी व्यापारों में लग गए थे। इस कारण दोस्तों कंपनी भी घाटे में जा रही थी। दोस्तों, कंपनी भी घाटे में जा रही है, भारत के कृषकों की भी हालत खराब है। दोस्तों, उस समय भारत में रोटी तक के लाले पड़ गए, इतनी व्यवस्था खराब थी। तो ये बात पता चली दोस्तों किसे? ब्रिटेन की संसद को। ये बात पता चली किसे? ब्रिटेन की संसद को। जब ये बात ब्रिटेन की संसद को पता चली तो ब्रिटेन की संसद ने दोस्तों इसमें कंपनी में सुधार करने के लिए दोस्तों, इस कंपनी में सुधार करने के लिए क्या भेजा? एक रेगुलेटिंग एक्ट भेजा। क्या भेजा? रेगुलेटिंग एक्ट भेजा दोस्तों। यानी कि इस कंपनी ये जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये नियत तरीका से चल रही थी, लेकिन इसमें व्यवस्था कुछ खराब हुई, खराबियां आई। तो क्या हुआ? इस कंपनी को विनियमित करना है हमको। क्या करना है? इस कंपनी को रेगुलेट करना है। दोस्तों, कोई व्यवस्था खराब हो जाती है तो क्या करते हैं हम लोग? उस व्यवस्था को रेगुलेट करते हैं दोस्तों, प्यारे साथियों, विनियमित करते हैं। यदि दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो अब मैं आगे बढ़ूं? तो प्यारे साथियों, अब मैं आगे बढ़ूं। तो दोस्तों, हम लोग 1773 के एक्ट पर बात करें, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो है, यहां से मैं आपको दो मोटी मोटी बातें बताऊंगा। कितनी मोटी मोटी बातें प्यारे साथियों? दो मोटी मोटी बातें मैं आपको बताऊंगा। यदि ये दो मोटी मोटी बातें आपको पता चल जाती हैं तो इसमें जो फैक्चुअल डाटा आएगा दोस्तों, इसमें जो फैक्चुअल डाटा आएगा वो आपको रटना नहीं पड़ेगा प्यारे साथियों, वो आपका रटना नहीं पड़ेगा। गुरु जी बताओ। तो पहली बात तो प्यारे साथियों यहां से ये है कि यहां से संसद के नियंत्रण की, किसकी? संसद के नियंत्रण की शुरुआत हो रही है दोस्तों। किसकी? संसद के नियंत्रण की शुरुआत हो रही है दोस्तों। संसद के नियंत्रण की शुरुआत यहां से देखने को मिल रही है। और ये जो 1773 से संसद के नियंत्रण की शुरुआत हमको देखने को मिल रही है, यह दोस्तों पूरी हो जाएगी कहां जाकर के? 1858 में जाकर के। कब? जबकि दोस्तों पूरी तरीका से भारत में ताज का शासन, यहाँ पर क्राउन का शासन पूरी तरीका से आ जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? दूसरा, तो गुरु जी यहां से हमको एक चीज और देखने को मिल रही है, यहां से शक्तियों का, किसका? शक्तियों के केंद्रीकरण की शुरुआत भी देखने को मिल रही है प्यारे साथियों। शक्तियों के केंद्रीकरण की शुरुआत भी देखने को मिल रही है। और जो शक्तियों के केंद्रीकरण की शुरुआत हम लोगों को 1773 से देखने को मिल रही है, ये शक्तियों के केंद्रीकरण की शुरुआत हमको 1833 में जाकर पूरी तरीका से देखने को मिलेगी। कहां पर प्यारे साथियों? 1833 में पूरी तरीका से जाकर के देखने को मिलेगी। तो मित्रों, इसमें तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि संसद के नियंत्रण की शुरुआत हो चुकी है। अरे हो चुकी नहीं हो चुकी है भैया, रेगुलेटिंग एक्ट भेजा जा चुका है। रेगुलेटिंग एक्ट भेजा जा चुका है। अब किसके द्वारा? ब्रिटेन की संसद के द्वारा। जब व्यवस्था खराब हो गई कंपनी की, जब भी तो क्या भेजा हमने? रेगुलेटिंग एक्ट भेजा कि जाइए इस कंपनी की व्यवस्था को संभालिए। तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 वाला, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में प्रथम संविधान था दोस्तों, प्रथम लिखित संविधान था ये। तो क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में दोस्तों, किसमें? प्रशासन में प्रथम लिखित संविधान था दोस्तों, प्रथम लिखित संविधान था प्यारे साथियों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। मैंने बताया कि संसद के नियंत्रण की शुरुआत आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संसद के नियंत्रण की शुरुआत अब हो चुकी है और ये पूरी कब होगी? 1858 में जाकर होगी। दूसरी बात क्या बताई कि शक्तियों के केंद्रीकरण की शुरुआत यहां से हो चुकी है।
पूरी कहाँ हो जाएगी? 1833 में जाकर के ये पूरी तरीका से हो जाएगी प्यारे साथियों। यदि ये बातें आपको समझ में आ गई तो दोस्तों इसमें जो फैक्चुअल डाटा अब रटना नहीं पड़ेगा, आपकी इस बात की गारंटी मैं आपको दिलाता हूं। क्यों शक्तियों केंद्रीकरण कैसे? तो इधर सुनिए प्यारे साथियों। हुआ क्या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कि जो बंगाल था दोस्तों, बंगाल का जो गवर्नर था प्यारे साथियों, बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी कि बंगाल के गवर्नर का पदनाम चेंज करके क्या बना दिया गया? उसे बंगाल का गवर्नर जनरल प्यारे साथियों बना दिया गया। और इसकी सहायता के लिए या फिर इसकी सलाह के लिए, इसकी सलाह या सहायता के लिए प्यारे साथियों एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारी परिषद, प्यारे साथियों कार्यकारी परिषद बनाई गई, जिसमें प्यारे साथियों कितने सदस्य थे? जिसमें 4 सदस्य हुआ करते थे। अरे कितने सदस्य हुआ करते थे? जिसमें 4 सदस्य हुआ करते थे। क्या बात बताई मैंने आपको? नंबर 1 कि गुरुजी बंगाल का जो गवर्नर है उसको बना दिया जा रहा है बंगाल का गवर्नर जनरल, और इसकी सहायता के लिए या फिर इसकी सलाह के लिए क्या करा जा रहा है? एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल या एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जा रहा है। इसमें कितने सदस्य हैं प्यारे साथियों? तो इसमें कितने हैं? 4 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं। गुरुजी कौन कौन थे? तो इसमें थे फिलिप फ्रांसिस, बोरवेल, क्लेवरिंग, मॉनसन। तो प्यारे साथियों ये 4 सदस्य हुआ करते थे किसमें? गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में। और गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारी परिषद की सलाह से ही क्या करता था? कार्य करता था। क्या करता था? इसके द्वारा कार्य करता था दोस्तों। इसकी सलाह पर मैंने कहा कि गवर्नर जनरल इसकी सहायता से ही यानी कि इसकी सलाह पर ही कार्य करता था। जो गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद सलाह दे देती थी वही सलाह वो मान लेता था दोस्तों। इसका मतलब कि सर जी गवर्नर जनरल को जो कार्यकारी परिषद सलाह दे रही है वो सलाह कैसी है? वो तो सर जी बाध्यकारी हुई। अरे मैंने आप कहो गुरुजी आपने ही तो बताया कि कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करेगा, पर ही कार्य करेगा, कार्यकारी परिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। तो दोस्तों सलाह कैसी हुई? अरे प्यारे मित्रों सलाह हुई बाध्यकारी। सलाह कैसी हुई? बाध्यकारी हुई। अरे हुई ना हुई? तो प्यारे साथियों बिल्कुल हुई। और क्या किया गया दोस्तों यहाँ से? और यहाँ से ये हुआ कि मैंने आपको बताया कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अलावा दोस्तों, बंगाल प्रेसिडेंसी के अलावा दोस्तों 2 प्रेसिडेंसियां और हुआ करती थी। कौन कौन सी? मद्रास और बम्बई। दोस्तों यहाँ भी गवर्नर होंगे। अरे होंगे ना होंगे? बिल्कुल होंगे गुरुजी। और सुनिए यहाँ से कि गुरुजी केंद्रीकरण की शुरुआत कैसे हो रही है। पहली बात तो यहाँ हो गया कि गुरुजी क्या हो रहा है, यहाँ पावर ज़्यादा मिल रही है, गवर्नर जनरल बना दिया जा रहा है। दूसरा कि यहाँ जो 3 प्रेसिडेंसियाँ थी बंगाल और मद्रास बम्बई, यानी बंगाल के अधीन किया गया किसको? बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर को और दोस्तों मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को। दोस्तों इन दोनों को इसके अधीन कर दिया गया। किसके? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। किसको? मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल को, गवर्नरों को किसके अधीन किया? बंगाल के गवर्नर जनरल के। तो प्यारे मित्रों मैंने कहा कि अधीन किया है केवल इसको, केवल क्या किया है मित्रों? केवल इसको अधीन किया है। लेकिन अभी क्या हो सकता है? बंबई और मद्रास के जो गवर्नर हैं अभी ये कानून निर्माण कर सकते हैं प्यारे मित्रों, कानून निर्माण अभी ये कर सकते हैं। और जब कानून निर्माण करना बिल्कुल बंद कर देंगे तो प्यारे मित्रों पूरी तरीका से केंद्रीकरण हो जाएगा। और कब होगा ऐसा? 1833 में जाकर के ऐसा हो जाएगा।
दोस्तों हमें अपने एम डिसाइड करने होते हैं ना कि ये व्यवस्था यहाँ से शुरू हो रही है या फिर ये पूरी तरीके से कहाँ पहुँचेगी या फिर दोस्तों समाप्त कहाँ होगी। ये सब चीज़ें हम लोगों को देखते रहना चाहिए ताकि हमें एक उद्देश्य बना रहा है। गुरुजी 1833 में ये काम होगा, आपने सही बात बताई है। तो प्यारे मित्रों एक तो ये काम हुआ यहाँ से, कौन सा काम, अरे आपको समझ में आ जाना चाहिए प्यारे मित्रों कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद बनाई गई जिसमें दोस्तों कितने सदस्य हैं, जिसमें 4 सदस्य हैं, फिलिप फ्रांसिस, बॉरवेल, क्लेवरिंग और मॉनसन। और बंबई और मद्रास के गवर्नरों को किसके अधीन किया, बंगाल के गवर्नर जनरल के दोस्तों अधीन कर दिया गया। इतनी बात समझ में आई प्यारे साथियों। तो मैंने बताया कि बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया प्यारे साथियों। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था कौन, अरे क्वेश्चन पूछ सकता है प्यारे साथियों, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। कौन था दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग। अरे हाँ या ना प्यारे साथियों, वॉरेन हेस्टिंग था नहीं था, बिल्कुल था गुरुजी। और साथियों अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो याद करो पुरानी बात क्या कहा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना देगा। अरे साथियों जो यहाँ प्रथम है, जो यहाँ प्रथम है वो यहाँ अंतिम होगा। अरे वो क्या होगा, यहाँ अंतिम होगा। अरे होगा ना होगा, बिल्कुल होगा गुरुजी। तो क्या हो सकता है कि यहाँ वॉरेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल का अंतिम गवर्नर भी होगा। क्वेश्चन दोस्तों अटपटे हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। यदि क्वेश्चन एक और पूछ दे क्या गुरुजी एक बात और बता दो हमें तो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। गुरुजी हमें अंतिम पता चल गई, प्रथम या गवर्नर जनरल पता चल गई, तो हमें ये और बता दो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। कौन सा दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था उसका, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर, प्रथम गवर्नर था प्यारे साथियों। और क्या किया गया प्यारे साथियों यहां से, तो और यहां से आप लोग लिखिएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करी गई थी प्यारे साथियों। किसकी स्थापना की बात करी गई, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करी गई थी। एक सेकंड रुकिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही एक 1700 क्या किया गया कि यहां पर एक बात करी गई किसकी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करी दोस्तों। और आगे चल करके 1774 में, कब, 1774 में फोर्ट विलियम, कहाँ दोस्तों, फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम, ये दोस्तों हम इसे बोलते हैं कलकत्ता, फिलहाल कोलकाता, उस समय कलकत्ता हुआ करता। फोर्ट विलियम या कलकत्ता। मैंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करेगी 1773 से। आगे चल करके मैंने आपको बताया कि 1774 में फोर्ट विलियम यानी कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों, स्थापना कर दी गई, जिसमें प्यारे साथियों, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। ये क्या था, मुख्य न्यायाधीश तो गुरुजी, मुख्य न्यायाधीश। ये क्या थे गुरुजी, अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश। तो कभी कभी मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछ देता है प्यारे साथियों, तो मुख्य न्यायाधीश का नाम था एलिजा इम्पे। क्या नाम था, एलिजा इम्पे। दूसरा, ये जो 3 अन्य न्यायाधीश थे दोस्तों, ये थे चैम्बर्स, लिमेस्टर, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। तो प्यारे साथियों एक प्रावधान ये था, यहां से एक प्रावधान दोस्तों यहां से ये था।
दोस्तों मैंने आपको बताया कि 1774 में फोर्ट विलियम यानी कलकत्ता, दोस्तों फोर्ट विलियम नाम का कलकत्ता में क्या है, एक किला है जो हुगली नदी के किनारे है। तो फोर्ट विलियम यानी कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करेगी 1774 में, जिसमें दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 3 अन्य न्यायाधीश थे। अरे हाँ या ना, बिल्कुल थे गुरुजी। ये जो 3 अन्य न्यायाधीश थे या एक मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी दोस्तों, यानी कि 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट गठित किया गया था उसके जो न्यायाधीश थे उनकी नियुक्ति कौन करता था दोस्तों। तो इसकी नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा नियुक्ति की जाएगी, तो दोस्तों ब्रिटेन का जो क्राउन है, क्राउन या जो राजा है उसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। और दोस्तों यही क्राउन या राजा ही इनको पद से भी हटा सकता है, पद से हटा सकता है। अरे हाँ या ना दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय नाम का ही था, इस मैंने कहा कि ये सर्वोच्च न्यायालय नाम का था, लेकिन दोस्तों इसका काम सर्वोच्च न्यायालय जैसा नहीं था। मतलब गुरु जी सर्वोच्च न्यायालय आप किसे कहेंगे दोस्तों, अरे सर्वोच्च न्यायालय हम उसे कहेंगे जिसमें अपील का अंतिम न्यायालय हो। मतलब सर्वोच्च न्यायालय वो न्यायालय है जो कि अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, यानी अपील अंतिम बार वहीं की जा सकती है, उसके बाद अपील कहीं नहीं की जा सकती। जैसे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट है, उसमें ही क्या कर सकते हैं आप लोग, अंतिम बार अपील कर सकते हैं, यानी अपीलिएट सुप्रीम कोर्ट है वो। लेकिन दोस्तों इसके खिलाफ जो अपील होती थी, यानी कि इसके निर्णयों के खिलाफ जो अपील होती थी, वो दोस्तों ब्रिटेन में एक प्रीवी काउंसिल हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, ब्रिटेन में क्या होती थी, एक प्रीवी काउंसिल हुआ करती थी, प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल यहाँ हुआ करती थी। मैंने कहा कि 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट गठित किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट नाम का ही था, लेकिन दोस्तों हम सुप्रीम कोर्ट उसे कहेंगे जो सुप्रीम यानी कि अपील का सुप्रीम न्यायालय हो। लेकिन दोस्तों अपील का सुप्रीम न्यायालय कौन सा था, तो वो था ब्रिटेन में प्रीवी काउंसिल, यानी इसके निर्णयों के खिलाफ हम यहाँ जा सकते थे। तो भैया सुप्रीम कैसा हुआ ये, तो सुप्रीम कैसा हुआ, तो प्यारे साथी ये केवल नाम का सुप्रीम कोर्ट था, यानी नाम के क्या था, सर्वोच्च न्यायालय था, लेकिन इसके खिलाफ अपील कहाँ जाती थी, प्रीवी काउंसिल में जाती थी, जो कि इंग्लैंड में कोर्ट था। जी और कौन सा प्रावधान किया गया यहाँ से, जैसा कि दोस्तों आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि इन कर्मचारियों ने क्या कर दिया कि भारत की कृषि की हालत खराब कर दी और लोगों से क्या लेने लगे, उपहार आदि लेने लगे, रिश्वत आदि लेने लगे। दोस्तों यहाँ से भारतीयों से उपहार आदि लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, उपहार आदि लेने पर भी प्रतिबंध भारतीयों इन पर लगा दिया गया, यानी कि भारतीयों से उपहार आदि लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अरे हाँ या ना प्यारे साथियों, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। और क्या, एक काम और मैंने आपको बताया, जो सीओडी हुआ करती थी, सीओडी कौन, सीओडी हुआ करती दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई कौन थी, तो सीओडी थी। इस सीओडी के कार्यकाल को 1 वर्ष से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 4 वर्ष कर दिया गया, यानी सीओडी का कार्यकाल यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल, जिसे हम दोस्तों निदेशक मंडल भी बोलते हैं, इसका कार्यकाल कितना कर दिया गया प्यारे साथियों, कार्यकाल कितना कर दिया गया, 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया दोस्तों। कितना कर दिया गया, 1 वर्ष से 4 वर्ष प्यारे साथियों कर दिया गया। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है प्यारे साथियों। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे हम लोग देखेंगे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट या संशोधनात्मक अधिनियम या दोस्तों अमेंडिंग एक्ट। सत्रह इक्यासी 1781 का एक्ट ऑफ दोस्तों 1781 का
संशोधनात्मक अधिनियम, ऐसे लिख लो, हिंदी में लिख लेते हैं हम लोग, 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम, संशोधनात्मक अधिनियम, या दोस्तों अमेंडिंग एक्ट, अमेंडिंग एक्ट। अरे अमेंड में, अमेंड मतलब समझ रहे हैं, अमेंडिंग करना मतलब संशोधन करना, बोलते हैं अमेंडमेंट कर दिया गया मतलब संशोधन कर देगा, तो संशोधनात्मक अधिनियम या फिर अमेंडिंग एक्ट, समझ रहे हैं आप दोस्तों। तो इसमें क्या प्रावधान था? इसमें प्रावधान था दोस्तों, आपने देखा कि भैया एक गवर्नर जनरल है, उसकी एक कार्यकारी परिषद है। अरे है या नहीं? बिल्कुल है गुरुजी, कि एक गवर्नर जनरल है, उसकी एक कार्यकारी परिषद है। इसमें कितने सदस्य हैं तो प्यारे साथियों? इसमें 4 सदस्य हैं। आपने देखा, फिलिप फ्रांसिस बॉरवेल, क्लेवरिंग और अमॉनसन। तो प्यारे साथियों हुआ क्या कि जो गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, इसको प्यारे साथियों, इसको सुप्रीम कोर्ट की एक अधिकारता से या फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकारता से, मैं कह रहा हूं आपसे कि गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारी परिषद है, इसको सुप्रीम कोर्ट जो हुआ करता था, मैंने आपको बताया 1774 वाला सुप्रीम कोर्ट, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट था उसकी क्षेत्र अधिकारता से या फिर एक अधिकारता से उसको बाहर कर दिया गया दोस्तों। क्या कर दिया गया? क्षेत्र अधिकारता से, क्षेत्र अधिकारता से क्या कर दिया दोस्तों? उसको बाहर कर दिया गया। अरे हाँ या ना? बिल्कुल कर दिया गया दोस्तों। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, इसे हम बोलेंगे क्या? कार्यपालिका। अरे क्या काम कर रहा है ये? कार्यपालिका का काम कर रहा है। अरे है ना? तो कार्यपालिका बोलेंगे हम लोग दोस्तों, कार्यपालिका। ये क्या थी हमारी? अरे सुप्रीम कोर्ट क्या है? ये है न्यायपालिका। न्यायपालिका। दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की ओर किस अधिनियम ने कदम उठाया? दोस्तों किसने? अरे कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक्करण किसने कर दिया? किस अधिनियम ने कर दिया? तो प्यारे साथियों किसने किया? अरे 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट दोस्तों या फिर अमेंडिंग एक्ट ने कर दिया। अरे दोस्तों ये इसीलिए ही लाया गया था कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर किया जा सके दोस्तों। अरे बात समझ में आ रही नहीं प्यारे साथियों? दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं आपसे विदा चाहता हूं और इससे आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों बने रहिएगा FM गोल्ड के साथ, हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद।